Hello everyone, my name is अनुराग वर्मा and welcome to my YouTube channel Deep Learners। तो आज की इस वीडियो में हम अपने रे ऑप्टिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हम आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स दैट इज बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, तो चलिए रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखिए, दो टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है हमारा मास डेंसिटी, दूसरा टर्म हमारा होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी आप सबने पढ़ रखा है, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है वो हम थोड़ा सा भी आगे पढ़ेंगे। मेरा बस ये मोटिव था आपको बताना कि मास डेंसिटी अलग चीज है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है। ठीक है, तो जिन मीडियम्स में लाइट ट्रेवल करती है, देखिए लाइट वुड के अंदर तो ट्रेवल नहीं करेगी ना, लाइट ग्लास के स्लैब में ट्रेवल कर सकती है, लाइट वाटर में ट्रेवल कर सकती है, बट लाइट वुड में नहीं ट्रेवल कर सकती, लाइट इस ब्रिक में नहीं ट्रेवल कर सकती। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबकी नहीं होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी उन्हीं सब्सटेंस की होती है जिनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइट ट्रेवल कर सकती है उन सभी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में पास करती है जिनका अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो वो अपने पाथ को चेंज करती है, अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है, लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है और इसी बेंड होने के फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, व्हिच काइंड ऑफ रेज? लाइट रेज when it passes from one medium to another medium having different optical density। अभी हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल की मदद से भी समझाया है। ये देखिए मीडियम वन है, ये देखिए दूसरा मीडियम है, अलग अलग मीडियम है। ठीक है, तो अलग अलग क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाई, ये लाइन क्या इंडिकेट करी है? ये लाइन इज सेपरेटिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली ये लाइन है और इस लाइन का एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस। ओके, तो आप देखिए लाइट रे आई यहां से, ठीक है, और आफ्टर टचिंग इंटरफेस ये जाना तो सीधे चाहती थी पर ये सीधे नहीं गई, ये थोड़ा सा बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई। ये होगा हमारा नॉर्मल से बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा नॉर्मल से बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई होप सो आपको बेसिक रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ऐसे मीडियम्स जिसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है, जिसमें लाइट स्लोली स्लोली ट्रेवल करता है, वैसे मीडियम्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ऐसे मीडियम जिनमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ऐसे मीडियम्स को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी एक क्वांटिटी बनाई गई, उस क्वांटिटी का नाम रखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं या फिर एन से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा एक और होता है हमारा ईटा। ये ऐसे कुछ बनाते हैं, एन थोड़ा सा ज्यादा कर्व में बना देंगे आप, इसको क्या कहते हैं? ईटा। आप इन तीनों में से किसी एक सिंबल का यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये देखिए फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन
एनी मीडियम, ठीक है ना, जिस मीडियम में लाइट चल रही होगी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो डिनोट कर रहा है v। ओके, तो म्यू आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि म्यू का फॉर्मूला होता है c/v। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए c तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c तो कांस्टेंट रहेगा भैया। अगर मैं कहूं कि म्यू बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मतलब है कि v घट रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया बढ़ रहा है, इसका मतलब लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम हो रही है, कम है उस मीडियम में लाइट की स्पीड, और उस मीडियम को जिसमें कम होती है स्पीड, अभी हमने पीछे ही पढ़ा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उस मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर मैं इसका उल्टा आपसे कहूं कि लाइट डिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, इसका मतलब है कि v बढ़ रहा होगा, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो बढ़ रही होगी, और तब हम उस मीडियम को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए म्यू का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि म्यू का फॉर्मूला होता है c/v, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, अब मीडियम हमने तो एयर ही लिया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी c के ही बराबर हो जाएगी, तो c/c हम लिख देंगे, c से c कट जाएगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, और 1 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स, बाकी सारे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स का जो म्यू होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे कम किसका होगा, एयर का होगा, और वो कितना होगा, 1 होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आखिरकार लाइट बेंड कैसे करेगी। देखिए दो पॉसिबिलिटी है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट जा सकती है, या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट जा सकती है, ठीक है। तो आइए दोनों हम देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार क्या होगा। देखिए होता क्या है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, रेयरर से डेंसर जाएगी, तो लाइट ये देखिए ऐसे आई, ये लाइट जाना तो ऐसे चाहती थी बट मीडियम चेंज हो गया, इसलिए ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई। किसके तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। यहाँ पर देखिए जब लाइट डेंसर से रेयरर मूव कर रही है, ये देखिए लाइट आई और ये जाना तो ऐसे सीधे चाहती थी, पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। आई होप सो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है ट्रिक, सुनिए। देखिए जब आप बचपन में छोटे थे, आप अपने पापा के साथ मेला वेला जाते होंगे, ठीक है। तो जब मेले में भीड़ भाड़ नहीं होती है, खाली खाली रहता है, तो आप पापा का हाथ अपने नहीं पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है वैसे ही आप अपने पापा का हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप समझिए कि नॉर्मल आपके पापा हैं, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है। तो आप ऐसे ही चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में आए, मेले में भीड़ बढ़ गई, तो आप क्या हो गए, पापा के पास आ गए और पापा का आपने हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो टुवर्ड्स नॉर्मल आप आ गए, नॉर्मल मतलब पापा, पापा की तरफ आ गए। उसका अपोजिट, मेले में भीड़ थी, ठीक है, आप पापा के साथ हाथ पकड़ के आ रहे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ खत्म हुई आपने हाथ छोड़ दिया और पापा से आप
दूर भाग गए, दूर भाग के खेलते कूदते हुए आप जा रहे हैं। तो सिंपल आप समझ सकते हैं। रेयर से डेंसर, डेंसर मतलब भीड़ वाला इलाका, यानी कि मेले में भीड़ आ गई है तो आप पापा के पास आ जाएंगे। नॉर्मल की तरफ लाइट रेज बेंड हो जाएगी। डेंसर से रेयरर आ गए, यानी कि भीड़ खत्म हो गई, अब पापा से आप दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, मैंने बनाई है। ठीक है, आप लोगों को याद रहे इसलिए। ओके, मान लीजिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये जो ऊपर वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ v1 है और यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ v2 है। तो म्यू म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। तो उस हिसाब से म्यू 1 हो जाएगा सी अपॉन v1 और म्यू 2 हो जाएगा सी अपॉन v2। अब मैं कहूं म्यू 1 अपॉन म्यू 2 का रेशियो निकालो तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 क्या हो जाएगा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 हमारा हो जाएगा v2 अपॉन v1। देखिए म्यू 1 के सामने v2 होगा और म्यू 2 के सामने v1 होगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस रिलेशन को आप नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे तो नोट साथ साथ बनाते रहिए वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि भाई रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट बेंड कर जाती है। लेकिन दो ऐसे केसेस अब हम पढ़ेंगे जब लाइट बेंड ही नहीं करती है। देखिए इसमें पहला केस है हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस, देखिए ये लाइट रे आई 90 डिग्री एंगल पे ये रिफ्रैक्ट करी। ठीक है ना, रिफ्रैक्ट करी, इंसिडेंट हुई। तो ये जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे ही चली जाएगी, सीधे सीधे आई और सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 के बराबर होता है। ठीक है, नॉर्मल हुआ, इंसिडेंट रे हुई, रिफ्रैक्टेड रे हुई, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे। ठीक है, और भाई म्यू 1 म्यू 2 बराबर हो चाहे ना बराबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पर आप ये ना समझे कि भाई मीडियम तो चेंज ही नहीं हुआ है। मीडियम चेंज है, दोनों की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन जब आप 90 डिग्री पर इंसिडेंट कराएंगे तो एकदम सीधी लाइट निकल जाएगी, बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा नॉर्मल इंसिडेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जब म्यू 1 म्यू 2 के बराबर हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑयल है, कोई ए टाइप का ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1 है, और कोई ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। पर भाग्य से क्या हुआ, म्यू 1 म्यू 2 के बराबर हो गया। तो अगर म्यू 1 म्यू 2 के बराबर होगा तो जिस तरह रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आएगी वो सीधे सीधे चली जाएगी। ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं नजर आएगी, एकदम सीधे आएगी और सीधे चली जाएगी अगर इत्तेफाक से दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो टर्म्स हैं हमारे पास। एक हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकाले, एयर बोलूं या वैक्यूम बोलूं या फ्री स्पेस बोलूं, मैं बात एक ही है। ठीक है, और एक मजे की बात आपको बता रहा हूं, देखिए वैक्यूम की स्पेलिंग बच्चे गलत लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूं, वो लिखते हैं VACCUM। लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी देख लीजिए, इंग्लिश की अच्छी डिक्शनरीज उठा के देख लीजिए, VACWM है, CUM नहीं है, WM है। और ये गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, इनफैक्ट टीचर्स तक को नहीं पता होता है कि वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM होती है। तो आप लोग अब मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं एयर के रिस्पेक्ट में तो मैं उसे बोलूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो उसे मैं कहूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसे समझ लेते हैं। देखिए μ21 इसका मतलब क्या है, रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो पहले लिखा जाता है बेटा, टू पहले लिखा मतलब मैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। इस तरह लिखिए, या फिर आप 1 पहले लिखिए, फिर आप अपना म्यू लिखिए, फिर आप 2 लिखिए। इसका भी क्या मतलब है कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दूसरे मीडियम का निकाल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। अब अगर कहीं आपको ये देखा मिले 1 μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये मिला, या फिर ये भी मिल सकता है आपको μ21, इसका भी मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन μ1। μ2 मतलब देखिए जो यहाँ पर लिखा होगा उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो यहाँ पे लिखा होगा उसे आप डिनोमिनेटर में लिख रहे होंगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे डिनोमिनेटर में, μ1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना भाई, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। और मैंने अभी आपको रिलेशन कुछ देर पहले पढ़ाया था, ये देखिए μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू v2 अपॉन v1 होता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, μ2 के सामने v1 हो जाएगा और μ1 के सामने v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलों की मैंने लड़ी लिखी, दो फॉर्मूलों की, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में ये जो v होता है और लैम्डा होता है ये दोनों मीडियम पर डिपेंड करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है मीडियम चेंज होता है तो भाई वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ एनी रेडिएशन, वो बदल जाता है। ठीक है, मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी रेडिएशन की और वेवलेंथ रेडिएशन की बदल जाती है। पर ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी है जनाब, ये नहीं बदलता क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं अगर कहूं v1 अपॉन v2, अगर मैं रेशियो निकालू v1 अपॉन v2 का, तो v1 होता है हमारा f लैम्डा 1 और v2 हमारा होगा f लैम्डा 2। f से f कट जाएगा भाई, f तो डिपेंड नहीं कर रहा है, f तो सोर्स पे डिपेंड करता है, f से f कट जाएगा और हमारा आ जाएगा रिलेशन v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूलों की लड़ी जो मैंने अभी पीछे लिखा है उसमें संशोधन हुआ भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, μ2 अपॉन μ1 के इक्वल होता है और μ2 के सामने v1 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में v2 हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये कहां से आया भाई, ये मैंने यहाँ पर देखिए आपको अभी प्रूफ करवाया। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं और आपको एक एग्जांपल से पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बराबर होगा। ये बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा जी अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। आई होप सो आप फॉर्मूलाज समझ गए होंगे, इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के
लॉस। तो क्या है भाई रिफ्रैक्शन के लॉस, देख लीजिए। सबसे पहला लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन वाला ही है सेम। क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी नॉर्मल होगा और रिफ्रैक्टेड रे होगा वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे। सेम प्लेन पे लाई करने का क्या मतलब, पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे को मैं एक प्लेन ऑफ पेपर में ऑब्टेन कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। ये मतलब होता है लाई इन सेम प्लेन का। ठीक है। दूसरा क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, मान लीजिए ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है। मैंने लाइट को इंसिडेंट किया I1 एंगल पे, ये रिफ्रैक्ट हो गई R1 एंगल पर। फिर मैंने एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया या फिर घटा दिया। एंगल को मैंने I1 से I2 कर दिया, तो ये रिफ्रैक्ट हो गई R2 पर। ठीक है। फिर मैंने एंगल को थोड़ा सा घटाया बढ़ा दिया, I3 कर दिया, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के R3 हो गई। अब रिफ्लेक्शन में जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल का रिलेशन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है। तो जो फिजिक्स के एक्सपर्ट्स थे, फिजिक्स के लोग थे जो उसमें काम कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ रिलेशन हम निकालें। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और फिर पता चला कि साइन I1 अपॉन साइन R2 कहूं या साइन I2 अपॉन साइन R2 निकालूं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट आएगा। जब आप साइन I1 अपॉन साइन R1 निकालेंगे, लेट से कुछ 10 आता है, तो साइन I2 अपॉन साइन R2 भी निकालेंगे तो भी कुछ 10 आएगा। साइन I3 अपॉन साइन R3 निकालेंगे तो भी कुछ 10 आ रहा होगा। ठीक है। एक कांस्टेंट नंबर आएगा। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। साइन I अपॉन साइन R, इत्तेफाक की बात ये होता है म्यू टू अपॉन म्यू1 के बराबर। ठीक है। ये स्नेल्स लॉ है। अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझा रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि स्नेल्स लॉ बताओ, तो आप कहोगे कि स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I अपॉन साइन R एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, आप ये कह देंगे। ठीक है। स्नेल्स लॉ ये भी कहता है कि जो साइन I अपॉन साइन R का रेशियो होगा वो म्यू2 अपॉन म्यू1 के बराबर होगा। म्यू1 क्या है, ये म्यू1 है। म्यू1 मैंने क्या लिया है, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, और जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। तो इसका जो रिलेशन है आप कैसे याद करें, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। आप सबसे पहले लिखेंगे म्यू1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऊपर साइन I। ठीक है। साइन I लिखिए, साइन I1 लिखिए। यहाँ पे मैंने फिगर में I1 लिखा है तो मैं I1 ही लिख रहा हूँ। ठीक है। ऊपर वाला मीडियम और ऊपर वाले के एंगल का साइन, नीचे वाला मीडियम और नीचे वाले एंगल का साइन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू2 साइन R के। ठीक है। तो ये एक तरीका है याद करने का। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर वाले का एंगल का साइन, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाले एंगल का साइन। ठीक है। आप इस तरीके से याद कर देंगे। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। क्या है ये, देखिए यहाँ पर मैंने एक टब लिया है, टब में मैंने एक सिक्का रखा। ठीक है। थोड़ी सी मैं पेन की थिकनेस को छोटा कर दूं भाई, आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, ये एक मैंने सिक्का लिया है, कुछ ज्यादा ही पतली हो गई पेन। 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट। ठीक है। इससे मैं क्या किया, इससे मैंने एक रे ऑफ लाइट में सीधे ले गया, तो भाई सीधे का सीधे ही चला जाएगा। क्यों सीधे का सीधे ही चला जाएगा, बिकॉज हमने अभी पढ़ा है नॉर्मल इंसिडेंस में जो जैसी लाइट आती है वैसे ही भाई चली जाती है। फिर मैं एक टेढ़ी रे ऑफ लाइट लेकर के गया, तो ये देखिए टेढ़ी रे ऑफ लाइट जा रही है पॉइंट से। ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया नॉर्मल, तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ये देखिए, ये मैंने नॉर्मल बनाया, तो लाइट तो ऐसे जाना चाहती थी,
बट अब देखिए डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अब मैं इसको इधर पीछे मिलाऊंगा तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वर बैठा है, ये देखिए ऑब्जर्वर की आंख है, ऑब्जर्वर को लगेगा कि सिक्का तो यहाँ पड़ा है पर सिक्का एक्चुअली में तो नीचे पड़ा है। तो सिक्का जहां पे लगता है कि है उसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, झूठी। एपरेंट मतलब झूठा, फॉल्स डेप्थ, ठीक है। और डी क्या है हमारा, रियल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है जो कॉइन की, वो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको N2 लेट करना है। इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं लेट करना है। जिस मीडियम से लाइट रेज आ रही हैं, निकल रही हैं, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 लेट करिए, μ2 लेट करिए, कुछ भी लेट करिए। और जिसमें जा रही हैं उसे आपको N1 लेट करना है। देखिए मैंने लिख भी रखा है, N2 क्या आपको लेट करना है, मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग आउट। और N1 आपको क्या लेट करना है, मीडियम इन विच द लाइट इज गोइंग, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। D1 अपॉन D2 नहीं होगा, यहाँ पे नीचे D डैश और नीचे D होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, D2 नहीं होगा, बस D होगा, मैंने गलती से D2 लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। अब आइए हम लोग इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा देखिए। फिगर तो आपको समझ में आ ही गया है, फिर से मैं एक बारी फिर भी समझा दूंगा। ये एक्चुअली में हमारा कॉइन है, ठीक है। इस कॉइन से मैंने एक सीधे रे ले गया, मैं तो सीधे रे ले गया तो नॉर्मल स्टेप तो जैसे जैसे आई है सीधे के सीधे निकल जाएगी। एक मैं टेढ़ी रे ले गया, अब मैं जो रे ले जा रहा हूँ वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले जा रहा हूँ, तो रे ऐसे जानी चाहती थी पर ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और जब इस रे को मैं पीछे मीट करूंगा तो कहीं यहाँ पर दोनों रे मिलेंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि सिक्का कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ओके। ये जो झूठी डेप्थ है जो एक्चुअली में नहीं है उसे हम डी डैश लेट कर लेंगे और ये जो रियल डेप्थ है उसे हम डी लेट कर लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं अब आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखिए जरा ध्यान से, ये एक पैरेलल, ये और ये दोनों एक दूसरे के भाई पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, बताइए आप ही लोग, होंगे पैरेलल, क्योंकि हमने ऐसा बनाया ही है। अब भाई ये आई बराबर होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बराबर होगा, इसलिए मैंने इसको भी आर लिख दिया, क्यों, सेम अल्टरनेट एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो अल्टरनेट एंगल से दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने x लेट अगर कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, tan i निकालूंगा, tan i हो जाएगा हमारा x अपॉन डी, tan r हमारा हो जाएगा x अपॉन डी डैश, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से अभी मैंने आपको बताया कि, एक मिनट में इसको रफ करता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। स्नेल्स लॉ से मैंने आपको बताया कि जिस मीडियम से लाइट रे निकाल रहा हूं मैं, इधर से देखिए लाइट रे को मैं ऐसे चला रहा हूं, तो जिस मीडियम से लाइट रेज आ रही हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें N2 लेट करना है और जिसमें जा रही हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें N1 लेट करना है। अब भाई N1 ये है, N1 और N1 में एंगल क्या बन रहा है, R बन रहा है। N2 ये है, N2 में एंगल क्या बन रहा है, I बन रहा है। तो N2 sin I, देखिए N2 sin I N1 sin R के बराबर हो जाएगा। और जनाब रेज हमारी पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल क्या होता है भूल गए, आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पैराएक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो कि बहुत पास पास होती हैं, उन रेज को हम पैराएक्सियल रेज कहते हैं। तो ये जो रेज हमने ली है वो बहुत ही स्मॉल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही स्मॉल होगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बहुत स्मॉल होता है तो हम जानते हैं कि साइन आई के बराबर होगा, और वो भी लगभग लगभग वो tan i के बराबर होगा, ठीक है ना। लगभग जैसे साइन थीटा
tan थीटा के बराबर होता है। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है ना तो sin थीटा लगभग tan थीटा के बराबर होता है और दोनों लगभग थीटा के बराबर होते हैं। इसलिए मैंने लिखा sin i लगभग tan i के बराबर होगा, वो लगभग i के बराबर होगा, ठीक है। और sin r लगभग r के बराबर होगा और r भी लगभग tan r के बराबर होगा। तो भाई यहाँ पे जो sin i है, sin i की जगह मैं tan i लिख सकता हूँ क्योंकि तो लगभग बराबर है, और sin r की जगह मैं tan r लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख दिया मैंने tan i और tan r, मैंने अभी यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया ही है। tan i निकाला है, tan r निकाला है, वैल्यू निकल चुकी है, उठा के यहाँ पे आप पटक दीजिए। वैल्यू मैंने रख दी, x से x मर गया, n2 अपॉन n1 क्या आ गया, d अपॉन d डैश। d क्या है, रियल डेप्थ, d डैश क्या है, अपरेंट डेप्थ। तो ये हमने आज पढ़ा रिफ्रैक्शन, हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर्मूलाज काफी सारे पढ़े हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और लास्ट में हमने पढ़ा रियल एंड अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये था रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और अगले 5 से 6 लेक्चर में आपका चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, बताइए डीप लर्नर्स चैनल पे बोर्ड्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।